अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतियुल्लाह जान। आज के मेरे मेहमान जनाब अख्तियार वली ख़ान, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा, और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है जनाब शौकत यूसुफज़ई ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। बात यह है कि PTI का ऊँट भी अब पहाड़ के तले आता नज़र आ रहा है। PTI के बानी इमरान खान ने अब बाकायदा तौर पे कहा है कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और हुकूमत से मुराद डेफिनेटली हुक्मरान इत्तेहाद है, जिसमें नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चंद दीगर जमातें हैं। इससे पहले इमरान खान की तरफ से ही एक कमेटी बनाई गई थी, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और शिबली फराज पर मुश्तमिल, जिसके तहत कहा गया था कि ये कमेटी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेगी, और इसके अलावा इस कमेटी को किसी से मुज़ाकरात का मैंडेट हासिल नहीं है। तो क्या अब की बार जो मुज़ाकरात का इमरान खान ऐलान कर रहे हैं, इसके लिए एक अलग सी कमेटी बनेगी या यही कमेटी बनेगी? और फिर अगर ये कमेटी बनाई गई थी तो क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों के हवाले से इस कमेटी ने कोई पेशरफ्त दिखाई है? बज़ाहिर तो ऑन द रिकॉर्ड तो कोई ऐसे राब्ते या मुज़ाकरात की खबर नहीं है, मगर अब की बार जो PTI की तरफ से हामी भरी गई है मुज़ाकरात की, इसको सियासी तौर पे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी कहा जा सकता है। मगर इसमें बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं, और हमारी कोशिश होगी कि हम आज उन्हीं सवालात के जवाब भी लें। पहले तो शौकत यूसुफज़ई साहब, मुबारक हो, आपके लीडर जो हैं वो आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। मैं पहले आपको सुनाना चाह रहा हूँ जो आपके मौजूदा चेयरमैन हैं PTI के, उन्होंने आज सहाफ़ियों को इस हवाले से क्या बताया। ताली एक हाथ से नहीं बचती, दोनों तरफ होने चाहिए, और ये हमारा एक मस्बत इक़दाम है कि ज़्यादती भी हमारे साथ हुई है और ऑफ़र भी हम कर रहे हैं और बड़े अरसे से कर रहे हैं, तो बात आगे बढ़नी चाहिए, डायलॉग की बात आगे ज़रूर बढ़नी चाहिए। डील की कोई ऑफ़र नहीं है, ना ही हम डील कर रहे हैं, ना NRO की तरफ जा रहे हैं। देखो, डायलॉग एक अलग बात है और डायलॉग की बात वो होने चाहिए, और अगर किसी और तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं भी आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिव अप कर लें। जो पावर ब्रोकर्स है वो भी बड़े संजीदा होने चाहिए, और जो दूसरी कुव्वतें हैं वो भी होने चाहिए। होना ये चाहिए कि आगे बढ़ेगी तो बात बनेगी। तो फिर शौकत यूसुफज़ई साहब वहीं पे वापस पवेलियन में आ गए, कप्तान जो हैं बैक टू पवेलियन, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहले तो कहते थे कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, इन लोगों के साथ तो मैं बात कर ही नहीं सकता, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने आपसे जैसे कहा कि ये एक इल्ज़ाम लगता रहा PTI के ऊपर और तहरीक इंसाफ के ऊपर कि ये एक पॉलिटिकल लोग नहीं है, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं करना चाहते। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा था। देखिए, हमने अगर हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद भी बनाया तो हमारा इत्तेहाद पॉलिटिकल लोगों के साथ है। 6-7 जमातें अभी भी हमारे साथ है। मौलाना फजलुर रहमान हमारे सख्तरीन मुखालिफिन में से थे, हमने उनसे भी रब्ता किया। तो सियासत तो ये कोई और चीज नहीं है, यही है। लेकिन देखें, हम ये समझते थे कि दो हवाले से, एक तो ये कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, जो हुक्मरान इस वक्त बैठे हैं फॉर्म 47 वाले, उनके साथ हमारा झगड़ा है, पॉलिटिकल झगड़ा है, और दूसरा ये कि उनके पास इख्तियार भी नहीं है, उनको किसी ने लाके यहाँ बिठाया हुआ है। तो वो 2-3 चीजें थी जिसकी वजह से ये होता रहा है। लेकिन जैसे बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं हालात को, ये अगर एक दफा एक ही जगह पे जमूद रहा तो ये इल्ज़ाम तो अब नहीं हो सकता ना। ये या तो इसके लिए कहें कि जी आप डायलॉग करना चाहते हैं, या कहें कि जी नहीं करना चाहते। तो अगर डायलॉग हम करना चाहते हैं तो फिर ये कहते हैं देखें जी ये तो NRO मांग रहे हैं। तो हमने ये क्लियर कर दिया कि हम NRO नहीं मांग रहे। इमरान खान ने कई दफा कहा है कि मुझे जितना मर्जी है, जिस उस हालात में आप रखना चाहते हैं रखें, मैं आपसे ना NRO मांगूंगा, ना आपसे कोई सहूलत मांगूंगा। ये इनका अपना वो है कि बेचारे इस हालात में भी जब वो जेल में है तो ये इनके लिए भारी पड़ रहा है, और इतने मुश्किल में होते हैं कि उसका जेल लोग आते हैं कि जी ये देखें, मैनुअल देखें, इतना मुर्गियां खा ली, इतना ये खा लिया, इतना ये सहूलत, क्या सहूलत दी है बचाएं, 6-8 का कमरा है। शौकत साहब बात ये है कि यू टर्न तो है ना, क्योंकि इमरान खान और गौहर अली जो हैं वो दोनों खुद कह चुके हैं ऑन द रिकॉर्ड
कि इस हुकूमत के पल्ले तो कुछ भी नहीं है, इनसे क्यों मुज़ाकरात करें, और हम तो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करेंगे। अब ये जो आप यू टर्न लिया है तो इसकी मेरे ख्याल में बकौल खान साहब के बड़े लोग ही यू टर्न लेते हैं, और ये एक पॉजिटिव यू टर्न है। तो इसमें ये कहने की क्या ज़रूरत है कि ये सब प्रोपेगेंडा था? ये तो हकीकत है कि आप लोग नहीं मुज़ाकरात करना चाहते हुकूमत से, और अब आप हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने कौन से जरदारी और नवाज शरीफ के साथ बैठना है। अच्छा, ये तो क्लियर है ना, दो के साथ नहीं। अच्छा, आपने उनके मतहतों के साथ बैठना है, उनके साथ नहीं बैठना। आपने उनके मतहतों के साथ बैठना, अपना लेवल थोड़ा बेहतर नहीं कर सकते आप? सुनने में कोई वो नहीं है, हमें पता तो चले ना कि इनके पास क्या इख्तियार है। अच्छा, अभी और पता ये कितने पानी में इस वक्त मुल्क मुश्किल में है और हला नहीं जा रहा है। आप देखें ना, आपको अंदाजा मुझसे ज्यादा है, आप बाखबर हैं जो हालात है इस पर। देखिए, IMF के जो शराइत अभी लगेंगे, आपका क्या ख्याल है? बजट तो आएगा ना, लेकिन बजट के बाद क्या होगा? बिल्कुल सही है। तो क्या ये इस बात से मैं एग्री करता हूँ यूसुफ ज़ई साहब के मुल्क भी मुश्किल में है, PTI भी मुश्किल में है, खान साहब भी मुश्किल में है। अख्तियार वली खान साहब, आप लोग भी माशाल्लाह से बड़ी मिन्नतें करते रहे, बड़ी अपीलें करते रहे कि मुज़ाकरात करें, हमसे करें, सियासतदानों से करें, इस्टेब्लिशमेंट से ना करें। तो आपकी अपील भी खान साहब ने मंजूर कर ली है, तो इसको तो खुशाइंद आप देखते होंगे। थैंक यू वेरी मच मतीउल्लाह भाई। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, वो शुरू वहाँ से करते हैं कि पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। हम इनको बहुत कहते थे, हमने इनको ये कहते इनको समझाते बड़ा अरसा लगा है कि कल तुम वापस आओगे और रोते हुए आओगे, और हमारे पास आओगे, तुम्हारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, हम ही होंगे। ये मुशाहिदुल्लाह साहब की बड़ी मशहूर बात है। और इनको ये बात हमने समझाई थी कि देखो, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब तुम गली बंद में पहुंच जाते हो ना, और आगे कोई रास्ता नहीं, दीवार होती है, फिर तुम्हें रास्ता जो है वो पार्लियामेंट देगा, फिर तुम्हें रास्ता सियासी जमातें देंगी। ये कहते थे नहीं, हमने तो आर्मी चीफ से बात करनी है, हमने तो DGI से बात करनी है। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हमने आपके साथ बात ही नहीं करनी, हमारा वास्ता ही नहीं है, काम ही नहीं आपसे बात करने का, जाए पॉलिटिकल लोगों से बात करें। ये तो शुक्र है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया, वरना आप तो रोक नहीं सकते थे। देखिए, वो तो अलग बात है, हम रोके ना रोके, हम तो इस बात पे कम से कम खुश हैं कि अब मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई अप्रिशिएट फॉर जो इनका फर्स्ट एवर जो आज स्टेटमेंट है बैरिस्टर गोहर की या ओवरऑल PTI की, मैं इसको वो करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, वेलकम करता हूँ। क्यों करता हूँ? उसकी वजह यह है कि आज इनके मुंह से जो लफ्ज़ निकले हैं उससे जमहूरियत की कुछ खुशबू आई है कि ये लोग थोड़े से पॉलिटिकल हो गए हैं। मैं अक्सर कहता था, तो आपकी शो में भी मैंने कहा था कि फर्स्ट दे शुड नो हाउ टू बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी, देयर लीडर शुड नो हाउ टू बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल लीडर। इन्होंने अभी तक बिहेव करना नहीं सीखा कि जमहूरी पार्टियां, जमहूरी लीडर किस तरह बिहेव करना जानते हैं। तो मैं समझता हूँ, नहीं, आपको भी काफी टाइम लगा था, लेकिन चले इन्होंने तो फिर जरा जल्दी सीखी है। हमें अभी भी टाइम लग रहा है, इतनी जल्दी हमें भी नहीं है, लेकिन हम समझते ही हैं। देखें, आज जिनकी आप अगर इशारे के नाव में बात कर रहे हैं, ये फौज, ये एस्टेब्लिशमेंट इस पार्लियामेंट से बड़ी दूर रह गई थी। जब जरदारी साहब की हुकूमत हुई, फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, ये फौज को हाथ से पकड़कर, ये जनरल्स को हाथ से पकड़कर असेंबली के अंदर लाए, और इनको हमने बताया है कि ये अब तुम सिर्फ नहीं, हम भी भुगतेंगे। तो उसकी सारी कॉस्ट हमने जो पे की है आपके सामने, कौम के सामने, इनको भी पे करनी होगी। अभी इन्होंने पे नहीं की है, इनके हिस्से की भी बड़ी पेमेंट रहती है, आप भी तो पे भी करेंगे। वैसे तो कौम को ही पे करना पड़ता है, आप लोग तो इक़्तिदार में होते हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, नहीं, इस तरह नहीं है। इक़्तिदार, सियासत, ये सारी चीज़ें इज्जत के लिए करते हैं। मेरे जैसा बंदा, मैं इस मुल्क की 14 जेलों में जा चुका हूँ, मैं सियासत इज्जत के लिए करता हूँ। तो जेल में जाने को इज्जत की बात तो नहीं है। तो बात सारी यही है ना कि जब अब मैं किसी की वजह से, किसी के बुरे लहजे की वजह से, किसी की गलती की वजह से मैं सियासत तो नहीं छोड़ सकता। ठीक, मैं जब तक जिंदा हूँ
जब तक मेरी जान में जान है मैं अपनी कोशिश करता हूं। बहरहाल एक कैवियट है, एक डिस्क्लेमर है, आप खुश हैं, आप कह रहे हैं खुशाइन इस बात पर, मगर शौकत यूसुफजई कह रहे हैं कि इमरान खान अभी भी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ नहीं बैठेंगे। वो आपकी बात बड़ी अच्छी हुई, मुझे वो बड़ी पसंद आई कि नवाज शरीफ और जरदारी के साथ नहीं बैठेंगे, उनके कारकुनों के साथ बैठकर ये बात करेंगे। और ये इनको हमने बहुत पहले बता दिया था कि आप आओगे तो आखिर में हमारे साथ ही बैठोगे। साकिब बशीर साहब, क्या लग रहा है खान साहब ने जो अब ये नई मैं कहूँगा बात की है, क्या ये नई हिकमत अमली है? क्या खान साहब को कुछ नज़र आ रहा है कि उनके हक़ में अब कुछ अदालती फ़ैसले भी आना शुरू हो गए हैं? तो बज़ाहिर कितने ऐसे अभी मुकदमात हैं जिनमें खान साहब जो हैं वो जेल में हैं, और कोई इम्कान है कि अगर इन मुकदमात का फ़ैसला हो जाए तो वो रिहाई भी पा सकते हैं अदालत के ज़रिए, और बज़ाहिर ऑब्वियसली जो अदालत से रिहाई पाता है वो NRO तो नहीं होता। एक तो इद्दत का केस है जिसमें उनको सज़ा है, वो अभी जेल में है, और उस हवाले से भी आज भी डेवलपमेंट हुई हाई कोर्ट में। वो 13 के लिए परसों के लिए रखा हुआ केस, उसमें उन्होंने नोटिस वगैरह कर दिए हैं। तो एक इद्दत का केस है, इसके अलावा कुछ लाहौर के केसेस हैं, लेकिन मसला ये है कि शाह महमूद कुरैशी जो है साइफ़र में जब उनको रिलीफ मिल गया तो उससे पहले उनके खिलाफ केसेस नहीं थे, लेकिन जब साइफ़र का फ़ैसला आना था तो 2-3 दिन पहले हमने देखा कि लाहौर की पुलिस आई, उन्होंने मुख्तलिफ़ मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को शामिल तफ्तीश किया, उनकी गिरफ़्तारी डाली, अब जो है वो फ़िज़िकल रिमांड पे हैं। तो ये एक सिचुएशन डेवलप हो सकती है कि वो इद्दत केस में अगर रिलीफ मिल भी जाए तो फिर कोई और केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाए, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी के साथ हुआ। तो अल्टीमेटली जो आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो मुकालमा हुआ था 35 मिनट का, शायद उसका कुछ असर हो सकता है हुआ। अगरचे सुप्रीम कोर्ट कोई पंचायती कोई वो पंचायत तो है नहीं है कि उन्होंने करना है, लेकिन वो उस मुकालमे को जो भी आप नाम दें, उस मुकालमे में मुझे ऐसे लगता है कि उस मुकालमे का कुछ ना कुछ असर हुआ होगा। मगर ये भी खबरें चली थी कि इमरान खान जो है वो चीफ जस्टिस को ख़त लिखेंगे, उनकी तरफ से जो मुशावरत या मशवरे दिए गए थे सियासी मुज़ाकरात के लिए, वो उस खत के ऊपर फिर अमल नहीं हुआ। शायद उन्हें किसी ने मना कर दिया कि नहीं, ये खत वाली बात भी कल या परसों आई थी, तो हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में कोई खत लिख दें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि खत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट कोई रिस्पॉन्ड करने की पोजीशन में भी है। मतलब इवन कि ये कोई बाजी में, जिस तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो फैसिलिटेट करवा रहे थे कि चलें पार्टीज इकट्ठी बैठे मुज़ाकरात करें, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले में पड़ेगी कि आप इनको बिठाएं या टाइम दें। ये सियासी मुज़ाकरात की बात तो चीफ जस्टिस काजी फाइसा और अदलिया की तरफ से आई है, बल्कि इवन इस बात पे आई है जैसे जमाल खान बंदोखेल के जो ऑब्जर्वेशन थी कि जब आग लगी हुई हो तो आग पहले बुझाएं, और ये नहीं देखते कि पाक पानी है या नापाक है, तो अब पहले आग बुझाएं फिर उसके बाद। और आग का जो थोड़ा सा बैकग्राउंड ये था कि खान साहब ने खुद जब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के हालात और सारा स्ट्रक्चर उस पर बात की, तो उसके तनाजुर में ये रिमार्क्स ये बड़ा अहम है, क्योंकि चीफ जस्टिस या जजेस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन रिमार्क्स के बाद अब ये जो बज़ाहिर मुज़ाकरात की बात है, इसका सारा क्रेडिट शायद अदलिया को दिया जा रहा है इमरान खान की तरफ से, और अदलिया को बताया जा रहा है कि देखिए हम तो कर रहे हैं और आप लोग हमारे मुकदमात के ऊपर जल्द फैसले नहीं कर रहे और हम आपके कहने पे इतना कुछ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अदलिया को भी मेरे ख्याल में अपने साथ लाने की एक कोशिश की गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मगर फिर एक साथ में PTI की तरफ से धमकी भी लगाई गई है, और वो धमकी क्या है एक छोटी सी ब्रेक के बाद बताते हैं। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में बजट कल पेश किया जा रहा है और ईद कुर्बान भी नज़दीक है और लोग बड़े और छोटे जानवरों की कुर्बानी देने की तैयारी कर रहे हैं। तो बजट से पहले ख़ास तौर पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से, बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी पेशकश आना बज़ाहिर ये एक सियासी गलती या एक कमज़ोर हिकमत अमली भी लगती है, मगर इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आपको सुनाते हैं कि आज PTI के जो एक और लीडर हैं अली मोहम्मद खान, उनकी तरफ से बाकायदा एक धमकी लगाई गई कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए, यानी कि अभी शुरू हुए नहीं, और साथ धमकियां भी लगाई जा रही हैं ये तासुर देने के लिए कि शायद मुज़ाकरात तो खैर हमारी तरफ से करने का ऐलान करना यू टर्न नहीं है, लेकिन इसको नाकाम नहीं होने देना। तो होगा क्या अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए, वो भी सुन लें। अगर मुज़ाकरात के जरिए मामलात का हल नहीं निकलता तो हम एहतजाज को एक नई रुख भी दे सकते हैं, उसके लिए भी कौम तैयार रहे।
तो शुक्र यूसुफ ज़ईद साहब, अगर मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब नहीं होते तो वो मुज़ाकरात को एक नया रुख देंगे, कोई वो क्या रुख होगा आपके इन मुज़ाकरात का या एहतजाज का? देखिए अब्दुल्ला जान साहब, पहली बात ये कि हम सियासी लोग हैं और जमहूरियत पसंद लोग हैं, और सियासत के अंदर, जमहूरियत के अंदर ये है कि अगर आप मुज़ाकरात भी कर सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बात भी कर सकते हैं, आप सड़कों के ऊपर भी आ सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस खुले हैं। लेकिन इस वक्त जो मुल्क मुश्किलात के अंदर है उसमें कई कल हम पे उंगली नहीं उठा सकता कि आप लोग बात ही नहीं मानते। हमने कह दिया है, एक तरफ देखें हमारे ऊपर केसेस हैं, हम केसेस भुगत रहे हैं, हम बाकायदा अदालतों में पेश हो रहे हैं, और ये आगे से कह रहे हैं जी ये एनआरओ मांग रहे हैं। अब भाई किसने एनआरओ मांगा है? किसी ने एनआरओ मांगा है, किसी ने मिन्नत नहीं की है। आपकी तरफ से रोजाना मिन्नतें हो रही है, मुज़ाकरात नहीं करते हैं। अच्छा जी करते हैं मुज़ाकरात, क्या करना है मुज़ाकरात में? इनका भी पता चल जाए कि आवाम को कोई रिलीफ देना है आपने, आवाम को तो रिलीफ मिलेगा नहीं, हम इनसे रिलीफ मांगते नहीं है। लेकिन ये कम से कम जो सियासी कल्चर है वो खत्म ना करे। क्या पंजाब के अंदर कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकते? आपने कहा, जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि शामत कुरैशी के खिलाफ जैसी जमानत होती है अगला केस तैयार करके रखते हैं, तो ये तो देखें ना, ये कोई सारी जिंदगी तक नहीं रहेगा कि हमारी बारी भी आएगी। तो क्या इस कल्चर को जारी रखें, इस तरह होता रहे? तो ये इसलिए हमने जो उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है कि आप ये शामिल नहीं हो सकते। कल अगर मौलाना फजल रहमान साहब निकलेंगे, एक तरफ से हम निकलेंगे, क्योंकि पीडीएम में अगर किसी की कुव्वत थी तो मौलाना साहब की ना, इनके पास क्या है? इनके तो सारे बर्गर लोग हैं, बेचारे ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। जितने भी तहरीकें चलती रही इनमें वो मौलाना फजल रहमान के लोग थे। तो अगर वो इनसे अलग है, वो उनके खिलाफ निकले, तारीख इंसाफ एक बहुत बड़ी फोर्स है, स्ट्रीट पावर रखती है, वो इनके खिलाफ निकले तो इनकी हुकूमत कहाँ रहेगी? इसलिए दूसरी जो अहम बात है कि आप बजट पेश करेंगे और उस बजट में अगर जो महंगाई आएगी, बेरोजगारी आएगी, लोग तो वैसे ही निकलेंगे इनके खिलाफ। तो ये सारी चीजें मिला के हम कह रहे हैं कि इस हद तक हालात को ना पहुंचाएं, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान को होगा। ठीक है, इनको क्या होगा? ये बात ये आपने कहा कि बजट पे लोग वैसे भी निकलेंगे, और ये बजट पीटीआई भी अच्छी तरह जानती है, आपके लीडर भी अच्छी तरह जानते हैं कि शायद ये सबसे मुश्किल तरीन और खौफनाक तरीन बजट हो सकता है आम लोगों के लिए। तो इस बजट के आने के बाद जो मुमकिन अवामी रद्द-ए-अमल था उसका हिस्सा बनने की बजाय इस बजट से एक दिन पहले मुज़ाकरात का ऐलान जो है, कोई हुकूमत के साथ ये तय तो नहीं हो गया कि इस बजट के बाद पीटीआई जो है बजट को जो है वजह नहीं बनाएगी किसी एहतजाज का? देखिए अब्दुल्ला जान साहब, दो चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो जो अभी दुबई लीक्स आया, उसमें आप तमाम लोगों के जितने पॉलिटिकल पार्टीज थे सबके नाम आए, पीटीआई का कोई बंदा उसमें शामिल नहीं था। इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं उनके अगर असासे हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर। यूसुफ ज़ईद साहब, मैं असासों की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि बजट से एक दिन पहले मुज़ाकरात का ऐलान करके क्या आप बजट के ऊपर अवामी रद्द-ए-अमल से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं उसी पे आता हूँ ना, मैं यही बात करना चाहता हूँ कि हमें पाकिस्तान अजीज है, हमें पता है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुश्किल में, और आगे जाके इनकी नालायकियों की वजह से अब ये तो देखें ना, सिर्फ भीख मांगने से तो मुल्क नहीं चलता, ना कर्जे लेने से मुल्क चलता। आपके पास कौन सी पॉलिसी, कौन सी विजन है? आपने क्या किया है? 1.5 साल आप निकलेगी पीटीआई बजट के बाद आवाम के साथ निकलेगी या नहीं? बिल्कुल, हम आवाम के साथ हैं, हम इनको मौका दे रहे हैं कि अपने आप को सुधारो, अब ठीक करो। अगर आप नहीं करते तो आप इस मुल्क की जान छोड़ो, क्योंकि आपने तो भागना है, आपने इस मुल्क में रहना तो नहीं। आपके एसेट तो सारे बाहर है ना, सबने अलग अलग बनाए हुए। आपने लीक्स देख, लीक्स में सबके वहां पे मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये कि इन्होंने भागना है, तो रहना तो हमने है ना। अख्तियार वली साहब, आपने सुन लिया, ये आपके लिए तो बड़ी अच्छी खबर है कि इतनी बड़ी मज़ामती जमात जो है अपोजिशन पार्टी बजट से एक दिन पहले आपसे मुज़ाकरात का ऐलान कर रही है, और बजट के ऊपर आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि कम से कम पीटीआई तो एहतजाज के लिए नहीं निकलेगी, क्योंकि अभी तो उन्होंने मुज़ाकरात के ऐलान किया आपसे? देखें, पीटीआई का तो महंगाई के खिलाफ निकलने का तो जवाब ही नहीं पैदा होता इस मुल्क में। जो महंगाई की लोगों का निकलने का जवाब पैदा वो अलग बात है। अच्छा, आपने पीटीआई का पूछा तो मैंने पीटीआई का जवाब दे रहा हूँ। इस मुल्क में जो महंगाई की वबा आई है, इससे पहले इस महंगाई के नाम की कोई चीज़ थी? 2018 में ऐसी कोई चीज़ें थी? ये रोटी 2 रुपए 5 रुपए की नहीं मिलती थी, ये बिजली का यूनिट 5 रुपए का नहीं था, ये पेट्रोल का 1 लीटर 65 रुपए का नहीं मिलता था। ये लोग कहते होते थे कि हम 40 में देंगे,
बिजली का यूनिट 2 रुपए में हो जाएगा। साल की बात कर रहे हैं? मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 2 रुपए 5 रुपए 2000, जी बिल्कुल। अच्छा, स्टेटिस्टिक चेक कर लें आप। अच्छा अच्छा। ये लोग कहते थे कि हम 40 में देंगे और 2 रुपए में देंगे बिजली का यूनिट, और हमें ले आओ, हम नहीं तो कौन और अब नहीं तो कब। ये कहते हैं ना कि हम इनकलाब लाएंगे, तो इनसे तो 4.25 साल का बंदा हिसाब ले। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा ये लोग लेकर आ गए। महंगाई इससे पहले थी कहाँ? ये आटे का तेल है, ये कहाँ पे पहुंचा के छोड़ के आए? ये रोटी की कीमत कहाँ छोड़ के आए? बेरोजगारी कहाँ छोड़ के आए? ये मुल्क में सोने का 1 तोला जो 42,000 रुपए का था, ये हुकूमत छोड़ के गए तो कितने में था? उसके बाद 16 महीने के लिए शहबाज शरीफ साहब भी आए थे। तो डेफिनेटली आप मेरे ख्याल में मुझसे ज़्यादा बाखबर इंसान हैं। 2022 फरवरी में जो IMF के साथ इमरान का किया हुआ मुआहदा था, वो तो ऐसा ही था जैसे आप पूरी कौम के 22-25 करोड़ लोगों के हाथ पैर बांध के IMF के आगे बांध के रख दो, डाल दो, और फिर वही मुआहदा तोड़ दो। उसके रिपरकशन, उसका वो तो होगा ना, रिएक्शन तो होगा ना। ये तो उसी का शाखसाना है। मैं असेंबली फ्लोर पर इनके CM साहब बैठे हुए थे, वही मुआहदा लेकर गया हूँ। ये साहब भी मौजूद थे, ये मेरे जो साथी हैं PTI के, इनको भी मैंने दिखाया कि इसका कोई जवाब है आपके पास? ये जवाब नहीं दे सके, ये आज तक नहीं दे सकते और ये दे भी नहीं सकेंगे। इनके पास जवाब नहीं। अगर 2022 का वो मुआहदा इमरान ने IMF के साथ नहीं किया होता, जिसमें आपकी सारी मोटरवेज उसने गिरवी रखवा दी, आपके एयरपोर्ट्स गिरवी रखवा दी। उससे पहले भी तो मुआहदे होते रहे सर, हुए, लेकिन इतना बुरा, कुछ गिरवी नहीं रखवाया, उसमें गिरवी रखवाए जाते रहे। पाकिस्तान की 75 साल तारीख आप उठा लें, उसके आप देखें कि वो कर्जे कितने थे, आपके रिसेशन कितना था, आपका इन्फ्लेशन कितना था, आपका GDP क्या था, और फिर उसके बाद देख लें, वही सारी फसाद की जड़ थी। और मैं एक बात में मानता हूं, ये लोग झूठ बोलने में बड़े तकड़े हैं, नैरेटिव बनाने में, झूठा प्रोपेगेंडा करने में, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने में। अभी तो इन्होंने खुद कह दिया कि हमारा सोशल मीडिया अमेरिका से ऑपरेट होता है। ये कहते हैं ना, इनका सोशल मीडिया इजराइल और इंडिया से भी ऑपरेट होता है, अफगानिस्तान से भी होता है। ये तो आप इल्जाम लगा रहे हैं ना? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। इनकी टीमें हैं, इनके डेस्क हैं, सारी पार्टियों की है, पता नहीं चलता किस पार्टी की। मैं आपको इस वक्त, मैं पार्टी में, मैं सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मेंबर हूं। मैं आपको हल्फन कहता हूं, वी डोंट हैव एनी सोशल मीडिया टीम ओवर देयर समवेयर आउट ऑफ पाकिस्तान, जिनके ऊपर नून लीग का फ्लैग लगा हो। अब इसलिए ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं है। और फिर ऐसी चीजें वहां पर बैठकर कि आप रियासती इदारों के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ आप कैंपेन चला लो। चले ठीक है, बात बजट से शुरू हुई थी, उसकी ऑब्वियसली जिम्मेदारी और उसका बोझ तो आपकी हुकूमत नहीं उठाना। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ बड़ी डेवलपमेंट हैं अदालती महाज के ऊपर, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के उस फैसले पे अमल दरामद रोक दिया जिसके तहत नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाया गया था इस्लामाबाद के लिए, और जो इस्लामाबाद के 3 कामयाब करार दिए गए नून लीग के MNAs थे, उनके हवाले से जो मामलात हैं, अब मज़ीद उस पर कार्रवाई रुक गई है। तो देखें अब ये मामला कहाँ तक जाता है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक बड़ी खबर और PTI के लिए बड़ी कामयाबी, नून लीग के लिए मुश्किल में इजाफा। इस्लामाबाद की 3 सीटों पर नून लीग के MNAs को कामयाब करार दिया गया था, मगर अब इलेक्शन कमीशन ने जो है उस इलेक्शन ट्राइब्यूनल को काम करने से रोक दिया, जिस ट्राइब्यूनल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नून लीग के कामयाब करार दिए गए उम्मीदवारों से फार्म 45 मांग लिए थे, और वो फार्म 45 बार बार तारीखों के बावजूद नहीं पेश किए गए। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में वो तीनों MNAs चले गए, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को रोक दिया और उनसे मुकदमात का रिकॉर्ड वापस मंगवा लिया। और ये सब कुछ उस नए कानून के तहत हुआ जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए हंगामी बुनियादों पर लाया गया था। और इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मुख्तसर समाअत हुई। उस ऑर्डिनेंस की आइनी हैसियत पे सवाल उठाए गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी बड़े बरहम हुए और उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है कि हाई कोर्ट का एक जज, जो हाई कोर्ट का जज है, जो ट्राइब्यूनल में बैठता है, उसके ऊपर तासुब के और अकरबा परवरी के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। ये तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है। और अब अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया है और अंजुम वकील जिन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पे, उनको भी ज़ाती तौर पर 24 जून के लिए
तलब किया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है साकिब बशीर साहब। 24 जून तक जो नया जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा पर मुश्तमिल, उसको काम करने से रोक दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, मगर इसके साथ पुराने ट्राइब्यूनल को भी काम करने की इजाज़त नहीं दी। तो मसला यह है कि दोनों ट्राइब्यूनल पे काम रुका रहेगा। अभी मेरा ख्याल है जो तहरीरी ऑर्डर है वो बताएगा, क्योंकि आज जब हेयरिंग ख़त्म हुई तो स्टेटस को की तो उन्होंने बात की, आखिर में ये कहा कि 24 जून तक अब कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी नए ट्राइब्यूनल की। लेकिन मजीद इस पे क्या स्टे हो सकता है या नहीं हो सकता, उन्होंने कहा कि मैं लॉ देखकर उसके बाद तहरीरी ऑर्डर जारी करूंगा, क्योंकि शुएब शाहीन कह रहे थे कि क्योंकि जहां पे अभी ट्राइब्यूनल की कार्रवाई रुकी है यहीं से आगे बढ़नी है, और अगर इस दौरान जब तक केस पेंडिंग है ये ट्राइब्यूनल जैसे जहांगीरी वाला ये सुनता रहे, और कल अगर यही फैसला हो कि नए ट्राइब्यूनल ने ये सुनना है तो उनको भी ट्रांसफर होगा तो केस वहीं से आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के जो MNAs थे वो रिलक्टेंट थे, उनके वकला, ऐसे लगता है कि वो फॉर्म 45 नए ट्राइब्यूनल को देना चाहते हैं, पुराने को नहीं देना चाहते उनकी जानिब से, क्योंकि फॉर्म 45 भी शायद नए हैं, पुराने नहीं। बट एनीवे ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कामयाबी है PTI। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड हुई, अंजुम अकील खान साहब ने जो जस्टिस जहांगीरी के कंडक्ट पे उनके हवाले से बायसनेस और इस किस्म की जो बातें की हैं उस पर काफ़ी भरम नज़र आई है हाई कोर्ट। वो मेरे ख्याल में मामला अलग से खुलेगा कि वो आपने क्यों किया। चलिए अच्छी बात है, लेकिन असल मुद्दा तो ये है ना कि जो पुराना ट्राइब्यूनल है अगर उसको भी काम से रोक दिया है तो इसका मतलब है हतमी फैसला और इंसाफ तो फिर होने में बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल लग सकता है, वो भी लंबा टाइम लग जाएगा। वैसे भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में ये केस लगे हैं। बट एनीवे एक और बड़ी डेवलपमेंट और अफसोसनाक डेवलपमेंट ये है कि वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान में मुश्किलात का शिकार होते हैं, और कई उनमें से ऐसे हैं जो सच बोलने की पादाश में पाबंद सलासल कर दिए जाते हैं। उन पाकिस्तानियों में से कुछ पाकिस्तान से फरार होके या पाकिस्तान से किसी भी बहाने बैरून मुल्क जाकर सियासी पनाह मांगते हैं। तो आज वफाकी हुकूमत की तरफ से एक ऐसा हुक्मनामा आया है कि जिसके मुताबिक ऐसे पाकिस्तानी पाकिस्तान के वफादार नहीं और उनके पासपोर्ट उनको जारी नहीं किए जाएंगे। ये एक बड़ी ही अजीब डेवलपमेंट है और वजारत दाखिला की तरफ से कहा गया है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, मालूम नहीं कितने कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर मोहसिन नकवी उनकी तरफ से कहा गया है कि मज़ीद पासपोर्ट ऐसे लोगों को जारी नहीं किए जाएंगे जो पाकिस्तान छोड़ कर जाते हैं और फिर सियासी पनाह मांगते हैं। तो ये इसके ऊपर बहुत ही बात होनी चाहिए, और ये बड़ी आसानी से एक वज़ीर ने ऐसे वज़ीर जिनके पीछे कोई सियासी जमात भी नहीं खड़ी और वो किसी सियासी जमात के शायद मरहून मिन्नत भी नहीं है ये ओहदा उनका, तो उनकी तरफ से हदायत आई है। तो शुक्र यूसुफ ज़ई साहब, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए मुझे तो बड़ी तशवीश हो रही है, बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे जो इस वक्त खामोश है और इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है। इससे देखिए सिर्फ ये कि सिर्फ पॉलिटिकल लोग जो है वो उससे मुतासर होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ मजदूरी के लिए उसके लिए जाते हैं और अपना पासपोर्ट हटाते हैं और तौर पे इस्तेमाल करके यूरोप के मुल्कों में एंट्री मारते हैं, तो उनको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से इन्होंने कह दिया उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, तो ये बहुत ज्यादा तशवीश है जो पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं ओवरसीज। आज मुझे 2-3 लोग से रब्ता हुआ है, इटली से और फ्रांस से जो मेरे दोस्त हैं, डेनमार्क वालों ने आज फोन किया, वो ये कह रहे थे कि ये क्या फैसला है, ये वो बड़ी तशवीश हमें हो रही है क्योंकि यहाँ पासपोर्ट खत्म हो जाता है तो फिर हम पासपोर्ट के लिए क्या करेंगे। तो ये बड़ी क्लियर होने चाहिए, ये जो जमातें हैं पीपल्स पार्टी और ये बड़े जमहूरियत पसंद वो कहती है फैसले करने से किसको, ये क्या चाहते हैं कि इसका क्या फायदा, क्या पाकिस्तान को कोई फायदा हो रहा है इससे या अपना कोई वो है। मुझे तो हैरत हो रही है कि इस बंदे को PCB का चेयरमैन भी बनाया गया है, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट, फिर जाके आप कभी अमेरिका से हारते हो कभी इंडिया से हार, जिस तरीके से मैचेस हमें बदनामी का तोड़ डाल के आए हैं पाकिस्तान में, तो ये तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, इसके फैसले सारे गलत हैं। तो यूसुफ ज़ई साहब कहीं ये इस बात का गुस्सा तो नहीं है हुकूमत को कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी शिद्दत से सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ बहुत ज़्यादा मालूमात वायरल करते हैं या प्रोपेगेंडा भी करते हैं, तो ये उसका रद्द-ए-अमल तो नहीं है? क्या हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपने आप से दूर कर देंगे, अपने आप से कट ऑफ कर रहे हैं? क्या ये जो ममता जैसी रियासत है
वो अपने नाखल्फ बच्चों को या नाराज बच्चों को आग करने जा रही है, ये क्या हिकमत अमली है? देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे बहुत बड़ा एसेट्स हैं। हमारे जो जितने भी रेमिटेंसेस आ रहे हैं पाकिस्तान में, अगर कुछ थोड़ा बहुत है तो वो इनकी बदौलत है। उनको बहुत तशवीश हो रही है, उनके साथ क्या हो रहा है। देखिए, पहले आपने उसके बारे में बता दिया, तशवीश के बारे में। इख्तियार वली सर, मैं आपका जानना चाहूँगा, ये आपकी हुकूमत क्या कर रही है? एक तो पहली ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो काफ़ी नाला हैं, ऊपर से क्या ये नून लीग की पॉलिसी है या मोहसिन नकवी की पॉलिसी है? ये मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये नून लीग की पॉलिसी है, और ये भी नहीं कहूँगा मतलब हमारी गवर्नमेंट, मतलब ये मोहसिन नकवी किसकी है? मोहसिन नकवी, उनमें तो 2 दफ़ा नून आता है मोहसिन नकवी साहब के नाम में, आप कहते हैं नून की पॉलिसी नहीं है। बात ऐसी है कि अब ये देखना पड़ेगा। मेरे बिल्कुल ये कागज़ आपके ऑफिस में, आपके स्टूडियो में मैंने पढ़ा है, ठीक है। आई वॉज ट्रैवलिंग और फिर मैं मीटिंग में बैठा हुआ था, लेकिन पढ़ के और जान के मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसमें इनोसेंट हैं, तो उनको बाइफरकेट करना चाहिए, लेकिन वो लोग जो बाहर बैठकर असाइलम लेते हैं या उनके पास डुअल नेशनैलिटी होती है और वहाँ से बैठकर वो पाकिस्तान के वजूद पर तीरंदाजी करते हैं, निशाने लेके ताक के वो तीर चलाते हैं, उसकी नाराजगी हो सकती है, इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन नाराजगी यहाँ बैठ के हम फैसला करेंगे क्योंकि वो तनकीद कर रहे हैं, नहीं वजह तो नाराजगी में आपने देखा है कि ऐसे लोग भी हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के झंडे भी जलाए हैं। देखिए, नाराजगी में आपने देखा है कि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने, मुझे ये बताएं कि उधर खड़े होकर वो जो नफरत अंगेज जहर अफशानी वो करते हैं। देखिए, बहुत कुछ होता रहा है। मुर्तजा भुट्टो जलावतन रहे, बेनज़ीर भुट्टो सियासी पनाह पे रहे, अजमल खटक, अफराद साहब खटक और अल्ताफ हुसैन, ये सब सियासतदान है ना जिनको बारी बारी इस्तेमाल किया जाता है और जब जरूरत पड़ती है वापस भी बुला लिया जाता है। ये बात नहीं है, वो बात आपकी दुरुस्त है। अजमल खटक साहब, आप कह रहे हैं आपको ये अच्छा नहीं लगा, मुझे जाती तौर पे ये चीज अच्छी नहीं लगी, लेकिन इसको बाइफरकेट किया जा सकता है कि जिसके अगेंस्ट पर्टिकुलरली आप ले सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि जितने लोग असाइलम लेकर बैठे हैं वो सारे के सारे मुल्क के मुखालिफ लोग, और ये भी नहीं है कि जो वहां पे बैठे हैं वो सारे अब आप बड़ा पॉलिसी डिसीजन बेहतर होता, कितना बड़ा पॉलिसी डिसीजन कैबिनेट के सामने रखता, फेडरल गवर्नमेंट ओन कर। बहरहाल जी, मोहसिन नकवी जो है वो काबीना से भी शायद बालातर हैं। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।